नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे लच्चर स्वास्थ्य व्यवस्था की। जी हाँ, बेरहम धरती के भगवान कहते हैं। डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं और भगवान के घर से कोई मायूस नहीं जाता, लेकिन डॉक्टर की गरिमा को तार तार करने में कन्नौज जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा इसलिए कि एक 2.5 साल की मासूम के सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि धरती के भगवानों के पास उसके इलाज करने के लिए वक्त नहीं था, समय नहीं था। ये कह लीजिए कि इनके अंदर का इंसान ही नहीं जागा और आखिरकार देखते ही देखते एक दंपति के जिगर का टुकड़ा काल के गाल में समा गया। ये पूरा मामला क्या है वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उन सब के बीच ये 2 तस्वीरें आपके सामने कन्नौज और सीधी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है। जहां पर कन्नौज में एक पिता अपनी बाहों में लिए हुए उसके बच्चे की मौत हो जाती है, वो सीने से लगाए तड़पता रहता है, लेकिन सुनने और देखने वाला नहीं होता। और सीधी की एक तस्वीर आपके सामने जहां पे रिक्शे में किस तरह से एक लाश को ढोया जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो सकी इस परिवार को। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि पूरा सिस्टम एक हो जाए लेकिन किसी को डॉक्टर नहीं मिलता। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि पूरा सिस्टम भी एक हो जाए लेकिन किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल सकती। कन्नौज और सीधी की तस्वीरें ये इंसानियत, ये शर्मसार कर देने वाली भी तस्वीरें हैं और ये झंझोरने वाली भी तस्वीरें हैं कि आखिर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। हम विकास के तमाम दावे करते हैं लेकिन हम देख सकते हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिल सकती। हम तमाम बड़े बड़े वादे सरकारें करती हैं, आती हैं, जाती हैं, नेता आते हैं, जाते हैं, लेकिन उन सब के बीच ये तस्वीरें नई नहीं हैं। ये तस्वीरें कभी बदलती नहीं हैं। कभी किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती, कभी कोई ठेले पे ले जाया जाता है, कभी कोई रक्शे पे ले जाया जाता है और कभी आप देखिए ये किसी को डॉक्टर ही नहीं मिलता और पिता अपने सीने से लगा के मासूम बच्चा जो है वो दम तोड़ देता है। तो ये स्थिति है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, किसी दूसरे राज्य चले जाइए या फिर किसी गांव किसी जिले चले जाइए, इस तरह की खबरें आम हैं। और कोरोना काल में इस तरह की खबरें अब और ज्यादा हो चुकी हैं। एक तरफ 3:30 बजे यूपी सरकार अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर छूने को तैयार नहीं है, सिस्टम उन्हें एम्बुलेंस नहीं दे पा रहा है। ये भी है। धरती के भगवान क्या नहीं है इंसान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच हमारे साथ गेस्ट जुड़े, उनसे आपका तारुफ करा दें। सैयद जरीन सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नूतन ठाकुर सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और सुनील हमारे इनपुट हेड भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सीधे सैयद जरीन के पास चलते हैं। सैयद जरीन और हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले सुनील के पास रुक कर रहे। सुनील, 2 तस्वीरें और ये 2 तस्वीरें कोई नई नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार हम लोग इस तरह की खबरें दिखाते रहे हैं, आप भी हमारे साथ बैठते लगातार हम लोग बोलते रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बदली नहीं। सुनी, देखिए ये हालात 20 साल पहले जैसे थे वैसे ही आज भी नजर आ रहे हैं। स्थितियां जस की तस आज भी पड़ी हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि चाहे प्रदेश सरकार लाख दावे करे, उनके अभी भी दावे यही हैं कि वो हर हाल में चिकित्सा व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कर रखा है। लेकिन जो स्थितियां सामने नजर आ रही हैं उससे देख करके साफ जाहिर होता है कि ये अब जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, इनको धरती के भगवान कहना भगवान का सम्मान न करना है, कहीं ना कहीं भगवान के सम्मान से खिलवाड़ करना है। क्योंकि अब ये भगवान नहीं रहे, इनको भगवान कहना भगवान के सम्मान से खिलवाड़ करना है। इसका कारण यही है कि उनकी जो कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल मर चुकी हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ रुपया समझ में आता है कि उनको रुपया मिल जाए, बाकी कोई किसी चीज से जरूरत नहीं है। यही कारण है कि वो जैसे ही MBBS करके, जैसे ही तमाम सारी डिग्रियां लेकर के सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ लूट की रकम को लेकर के उनका वहां पे बंदरबाट शुरू हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं चाहे मेडिकल कॉलेज हो, उसके प्रिंसिपल से लेकर के उसके बाबू तक सारा बंदरबाट होता है, जिसके कारण जो अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो लगातार अस्पतालों से लापता रहते हैं। और स्थिति ये है कि जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके हवाले उस अस्पतालों को छोड़ दिया गया है।
और बात करें जो पीएमएस संवर्ग के डॉक्टरों की, तो उनका भी यही हालत है कि जो सीएमओ होता है उसको कहा जाता है कि देख रेख के लिए कि पूरे जिले में जाकर के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनकी देखरेख करेगा, लेकिन सीएमओ भी अपने आप नजारा सुनील, मैं चाहता हूं एक बार मैं तस्वीरों को भी फिर से एक बार समझाता हूं और एक बार पूरी तरह से तस्वीरों को एलैबोरेट करके मैं बताता हूं। थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीर देखी, आप देखिए वो जिला अस्पताल है, एक पिता अपनी औलाद को लिए हुए है, सीने से लगा हुए, ये देखिए तस्वीरें। लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, इतना बड़ा डॉक्टर होगा, तमाम उसमें डॉक्टर होंगे, नर्सेज होंगी, कोई भी नजर नहीं आया। ये इमरजेंसी वार्ड है। आरिस, ये केवल ये एक कन्नौज की तस्वीर नहीं है। बेशक, ये स्थितियां ये हैं कि उत्तर प्रदेश के आप चाहे सीएचसी, पीएचसी, सीएमओ जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज के किसी भी संबद्ध अस्पताल में चले जाइए, वहां आपको ऐसी तस्वीरें एक नहीं रोज लगभग 20 तस्वीरें आपको ऐसी नजर आएंगी। और ये स्थिति तब है जब उत्तर प्रदेश के स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तब सुरेश खन्ना आए वहां पर निरीक्षण करने के लिए, और उनसे जब कहा जाए, वहां पत्रकार कहते हैं कि साहब चलिए फला अस्पताल में निरीक्षण कर लीजिए, और जब मंत्री जब वहां से इस तरीके से वहां पर नकार दे कि नहीं वहां पर निरीक्षण करने नहीं जाएंगे, वहां सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो ऐसे प्रदेश का क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जानता है। प्रदेश का क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जानता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो खबर आपने कन्नौज की देखी, वो रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, आप समझिए पूरी रिपोर्ट को। कन्नौज में एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे का पिता तेज बुखार से पीड़ित बच्चे को लेकर किसी तरह अस्पताल आया था। यहाँ घंटों भटकने के बाद भी बच्चे को इलाज नहीं मिला। इलाज के अभाव में मासूम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कन्नौज जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर बच्चे को सीने से लगाए बेहोशी की हालत में पड़ा ये पिता यहाँ के सदर कोतवाली क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव का अनुज है। अनुज के 2.5 वर्षीय बेटे को देर रात तेज बुखार आया था। गांव के डॉक्टर से कोई फायदा न होने पर किसी तरह बुखार से तप रहे बेटे को जिला अस्पताल परिवार के लोग लेकर आए। यहाँ पर पिता बीमार बेटे को लेकर भटकता रहा, लेकिन इलाज करने वाले धरती के भगवान ना मिले। बुखार से तड़पते हुए मासूम बेटे ने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद माता पिता की चीखें सुन इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर साहब आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में आए, कोई सुनवाई नहीं की। मिश्रीपुर रहते हैं, कोई लापरवाही से बच्चा खत्म हो गया है। डॉक्टरों से आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की? कई तो डॉक्टरों ने कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं की। तो सुना आपने एक लाचार पिता क्या कह रहा है। एक तरफ जहां योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दम भर रही है, वहीं इत्र की नगरी कन्नौज से आई तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। बड़ा दर्द औलाद का होता है। अगर औलाद को कुछ हो जाए तो पिता अपने आप को रोक नहीं पाता। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है, जहां पर सिस्टम है कि आंख मूंदे बैठा हुआ है। एक पिता अपने सीने से औलाद को लगाए हुए है, तड़प रहा है, रो रहा है, लेकिन सिस्टम है कि आंख खोलने को तैयार नहीं है। जब बड़े बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, जब इन्हीं अस्पतालों में पहुंचते हैं तो इनकी तस्वीरें बदल जाती हैं। ये चमकने लगते हैं, अधिकारी दौड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग वहां से निकल जाते हैं, चले जाते हैं, अस्पताल ऐसे हो जाते हैं कि किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, किसी को स्ट्रेचर नहीं मिलता है, किसी को छुआ नहीं जाता है। और एक तस्वीर कन्नौज की आपके सामने, जहां पर पिता अपने सीने से औलाद को लगाए हुए है और औलाद ने दम तोड़ दिया है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति है। कन्नौज से हमारे संवाददाता भी इस वक्त अधिक जानकारी के साथ दिलीप जुड़ गए। दिलीप, क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? जो खबर आपने भेजी वो वास्तव में झंझोर देने वाली है। सुबह बोलेगा में दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक पिता पर बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में ये सिस्टम उनके साथ नहीं है। अभी तक घटना को लगभग 24 घंटे बीतने को हैं और अभी तक भी लापरवाही करने वालों पर कोई कार्रवाई, कोई
किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है। आला अधिकारियों जब इस मामले पर हम लोगों ने बात की तब उनका साफ कहना था कि किसी की भी लापरवाही नहीं है और आला बच्चा जब अधिकारियों यहाँ के पहुंच दिलीप कुमार नाम बता दें कि आपकी किनसे बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा विद डेजिग्नेशन, एक बार उनके नाम बता दीजिए। कन्नौज सेमो से जब हमारी इस मामले में बात हुई, सबसे पहले बात हमने कन्नौज के सेमो से की थी। तो कन्नौज सेमो साहब उनका सीधा कहना था कि इसमें जो है जब हमने वहाँ के सीमस से बात की तो उनका ये कहना था, सीमस के थ्रू वो ये बता रहे थे कि सीमस साहब ये कह रहे थे कि जब वहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं, जब बच्चा लेकर पहुंचे हैं तो बच्चा मृत अवस्था में था। जब डॉक्टरों ने इनको देखा था तो बच्चा जो है मृत था। उसके बाद डॉक्टरों ने जब इलाज के लिए शुरू की और डॉक्टरों को बुलाया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलाया। उसके बाद जब देखा बच्चे को और तत्काल उसको भर्ती भी किया था, तो साफ ये बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लापरवाह डॉक्टर हैं, ड्यूटी पे जो भी तैनात थे डॉक्टर, उनको साफ बचाते हुए आला अधिकारी नजर आ रहे हैं। पिता का क्या कुछ कहना है? ये तो अधिकारी हैं जो हमेशा लापरवाही करते हैं, उसके बाद पल्ला झाड़ते हैं। पिता का क्या कुछ कहना है, उस परिवार का क्या कुछ कहना है, उस माँ का क्या कुछ कहना है? पिता की आप हालत देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से पिता की हालत थी। तस्वीरों में साफ हम लोगों ने दिखाया था जिस तरीके से। अब पिता को इंसाफ सिस्टम के सामने कैसे मिलेगा और कौन देगा, उसके लिए पिता फिलहाल प्रयास तो कर रहा है, लोग मिलने भी जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं सिस्टम से उसको कुछ फायदा मिलेगा और कोई उससे मिलने जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे आरोप जो है, उस आरोप से बच रहा है। जो भी डॉक्टर है वहां पर उनको सीधे सीधे बचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बच्चा जब वहां पर पहुंचा था तो मृत पहुंचा था। तो सारे मामले से पल्ला झाड़ लिया गया है, पूरे मामले को ही खत्म करने का प्रयास किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये स्थिति है सरकारी अस्पतालों की, जहां पर आप देख सकते हैं इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन साथ ही साथ सीधी का भी हम जिक्र कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, जहां पे तस्वीरें देखिए, जहां पर रिक्शे पे एक लाश को ढोया जा रहा है और उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिली। इस परिवार ने जब फोन किया एम्बुलेंस के लिए तो आपको पता है वहां से जवाब क्या मिला। उनका कहना है कि आज तो रविवार है, ये स्थिति है, संडे है, रविवार है, लिहाजा एम्बुलेंस नहीं मिल सकती है। तो ये सीधी की तस्वीर है। सैयद जरीन क्या कहेंगे इस पर? आरिश, जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रही हूँ और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे देश के, हमारे प्रदेश के अलग अलग जो हिस्से हैं जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं निरंतर घटित हो रही हैं, उनको अपने चैनल के माध्यम के सामने, सबके सामने लाते हैं ताकि कम से कम एक आवाज जो है वो रेज होने पाए। आपके डिबेट का जो एक वो है, वो धरती के भगवान है। अब मेरा ये कहना है कि धरती के भगवान ना बनिए, आप एक इंसानी बन जाइए। एक इंसानियत के नाते जो है वो आप उसका इलाज करते। जो एक 2.5 साल की बच्ची थी, जिस तरीके से आपके ही चैनल के माध्यम से हम वो फुटेज देख रहे हैं कि उस माता पिता का क्या हाल है, क्या हश्र हो रहा है, कि क्या उनके ऊपर पड़ रहा है, किस तरीके से जो है अस्पताल प्रशासन ने अपना पलड़ा जो है झाड़ दिया है कि यहाँ पर आने से पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोगों की जो एक संवेदनाएं हैं, जो एक जमीर होता है, वो मुझे एक बिल्कुल ध्वस्त दिख रहा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे किसी भी देश का अगर हम कहेंगे पूर्णतः विकास करें तो हर एक नागरिक के ऊपर ये फर्ज है कि उसको पौष्टिक खाना दिया जाए, उसको अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर मुहैया हो रही हैं, तब तो हम मानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक उचित विकास की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं देख रही हूँ वक्त गुजर रहा है, अलग अलग जो है वो खबरें आ रही हैं तो दिल दहलाए दे रही हैं। क्या गरीब होना, इस देश में गरीब होना इतना बड़ा जो है वो एक अपराध है कि आपको जो नहीं है। बुरा तब लगता है जब हम बड़ी बड़ी सरकारें, कोई भी सरकार हो, बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं। हम मेट्रो प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया, हम तमाम बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन एक तरफ जमीनी हकीकत ये भी है जहां पे सरकारी अस्पतालों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जहां पर उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिलता है, जहां पर दवाइयों की बहुतायत में कमी है, जहां पे डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। हम भगवान की बात कर रहे हैं, हमें लगता है इंसानियत जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और भ्रष्टाचार की जड़ इतनी बेबस हो गई है कि उसको उखाड़ पाना, निकाल पाना शायद किसी बूते की बात नहीं है किसी के।
बिल्कुल आप सही ये बात कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, और हमारे देश का जो है अगर वो मृत्यु को पहुंचता है तो उसको आखिरी उसका जो सफर है वो एम्बुलेंस ना होते हुए वो ठेलों पर जा रहे हैं। तो क्या गरीब होना इस देश के लिए इतना बड़ा अपराध है? अभी मैं ब्रेकिंग देख रही थी कि एक इंसान अपनी जो है वो फरियाद को मुख्यमंत्री तक ले जाना चाह रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि किसी तरीके से कोशिश करने के बावजूद वहां नहीं पहुंचने पाया, उसने आत्मदाह करने की कोशिश करी। तो ये कहाँ का इंसाफ? मैं आपके पास आऊंगा। झांसी से कैलाश एक दर्शक जुड़ रहे हैं सिस्टम पे, इस लापरवाह सिस्टम पे अपनी बात रखना चाहते हैं। कैलाश जी बोलिए। भाई साहब, हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी तो बहुत चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, लेकिन ये डॉक्टर्स हैं या पुलिस हो, ये पूरा सिस्टम शुरू से खराब है, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा चाहे आप झांसी मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, झांसी क्षेत्र में तो आप कभी दिखाते नहीं है कि तीमारदारों के संग में मारपीट हो जाती है, उल्टा मुकदमा कायम हो जाता है, एडमिट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर से जो इनकम है, इतने हॉस्पिटल बना दिए गए कि एक पेशेंट जाता है तो 1.5, 2 लाख 3 लाख से नीचे नहीं निपटता सर। आप बहुत सच्चाई दिखाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि सिस्टम को सुधारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे डॉक्टर्स हो। सर कैलाश मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इस बीच नूतन ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। नूतन ठाकुर जी, इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले आप क्या कहेंगी? देखिए, बहुत ही दुखद स्थिति है। अगर बीमार होने के बाद अगर प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं मिलता हो, इलाज नहीं मिलती हो, तो इससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान जीने का अधिकार देता है और उसमें बेहतर इलाज भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह की न्यूज मैं देख रही हूँ, आप दिखा रहे हैं कि पहले इलाज के लिए फोन करने पे एम्बुलेंस नहीं आया और उसके बाद इलाज करने से मना कर दिया गया। ये काफी एक गंभीर स्थिति है और निश्चित रूप से इस पे जो भी लापरवाह है, जिस भी स्तर से लापरवाही हुई है, उन पे कार्रवाई करने की भी जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा अक्सर कई बार आपने भी अपने चैनल पे दिखाया है, मीडिया में भी आता, हम लोग भी देखते हैं कि तमाम बार फोन करने पे समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलता है। हॉस्पिटल्स में अगर सीरियस कंडीशन भी हो तो बेड लेते में और इमरजेंसी में भर्ती होते होते बहुत समय लगता है। और अभी तो स्थिति है कि कई बार दाखिल नहीं किया जाता है और पेशेंट को यहाँ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाते ही उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो बहुत गंभीर स्थिति है। इस पे जो भी दोषी हो, जिस स्तर पे भी लापरवाही है हुई है, उस पे कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। नूतन जी देखिए, मैं आपकी बात पे कहूँ, जो कार्रवाई की बात आपने कही, व्यवस्था इस कदर बिगड़ चुकी है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है कि लगातार अपनी जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, यही कारण है कि अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ जांच होगी और जांच के बाद सबके सब फाइलें वहीं के वहीं उनके कार्यालय में जमींदोज हो जाएंगी। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए, सरकार ऊपर बैठे जो मुखिया हैं, जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, यदि वो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें तो ये इनके खिलाफ जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी तो जाहिर सी बात है ये सुधरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर प्रदेश सरकार कुछ खुद बता दे, या पूर्व की सरकारें जो हैं उन्होंने भी यही हरकत की थी कि किसी ने भी किसी डॉक्टर के खिलाफ तमाम शिकायतें हुई, एक के बाद एक शिकायत होती चली गई, लेकिन शिकायतों के बाद भी किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके खिलाफ कोई निलंबन जैसी कार्रवाई नहीं की गई। और निलंबन अगर हुए भी तो कागजों में हुए और उसके बाद वो डॉक्टर फिर से वहीं से पोस्टिंग होकर के फिर से उसने लूटना शुरू कर दिया। और उसी अस्पताल, जो जितने भी जिला अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, बड़ी चीज यही है कि इन सारे हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों के बाहर ही आखिर ये प्राइवेट अस्पताल कैसे खुल जाते हैं, और उन्हीं अस्पतालों के बाहर ये प्राइवेट मेडिकल स्टोर इतने सारे खोल दिए गए हैं। ये किसके लिए खोल दिए गए? जाहिर सी बात है, अगर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे तो इस तरीके की ये हरकतें करना डॉक्टर बंद कर देंगे, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल में रह करके मोटी मोटी तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, लेकिन वहां का जो आने वाले हर मरीज से उसको ले जाकर प्राइवेट अस्पताल में अपने अपने अस्पताल चला रहे हैं।
अगर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की अगर जांच करा ली जाए तो 99% डॉक्टरों के सबके अपने अपने निजी अस्पताल से संबंध निकलेंगे और सभी के सब कहीं ना कहीं उनके खुद के अपने अस्पताल हैं। कोई पत्नी के नाम पर चला रहा है तो कोई बच्चे के नाम पर चला रहा है तो किसी ने खुद के नाम पर उसका लिखा पढ़ी करा रखी है। हाँ, ये भी जरूर होता है, सामने उनका कहना होता है कि उद्योगपति उसमें रुपया लगा देते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उद्योगपति उनके कहने पर रुपया लगाएगा तो वसूलेगा भी वही उन्हीं से ही। और इसकी जिम्मेदारी होती है डॉक्टर के ऊपर कि वो मरीजों को लाएगा और डॉक्टर इसकी सारी जिम्मेदारी उसका काम दे देते हैं सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय को, एम्बुलेंस संचालक को, वहां के सफाई कर्मचारी को, कि आपके पास यहाँ पे जैसे ही कोई आएगा और जैसे ही कोई उस मरीज को लगेगा गंभीर है तो आप उस मरीज से इतनी बदतमीजी कर दो कि वो दोबारा सरकारी अस्पताल का रुख ना करे। यही कारण है कि वो जब बदतमीजी हो जाती है तो मजबूरी में बाहर खड़ा एम्बुलेंस संचालक, जो कि पहले से सेट होता है कि जब अंदर बदतमीजी होगी तो बाहर आएंगे, हम उनको रास्ता बताएंगे, चलो उस अस्पताल में चलो, वहां पर भर्ती हो जाएंगे, अच्छा इलाज होगा, तो मजबूरी में वो वहां पर जाकर के अपना सब कुछ बेच करके इलाज कराता है। लेकिन इन सब के बीच अब तक जितनी भी लोगों के खिलाफ शिकायत की गई किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कह करके नूतन ठाकुर खत्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ी वजह है कि कार्रवाई का ना होना, जिसकी वजह से ये अधिकारी लापरवाह हो चुके हैं, इनके अंदर डर नहीं है और सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति कम हो गई है और यही बड़ी वजह है कि तस्वीरें बदल नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी वजह, मुख्य वजह जो दिखती है वो एक डॉक्टर्स की कमी भी है। हमारे यहाँ मानक के हिसाब से बहुत कम डॉक्टर्स हैं। सरकारी अस्पताल में भी जितने डॉक्टर्स होने चाहिए कई जगह नहीं है, और जो है भी जैसा कि बताया जा रहा है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस में भी है, जबकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्राइवेट प्रैक्टिस सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, वो बैन है। उसके बाद भी कई बार डॉक्टर प्रैक्टिस करके देखे जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह लापरवाही की है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में जो संख्या होनी चाहिए डॉक्टर्स की वो भी कम है और साधन संसाधन भी कम है। उस दिशा में भी वहाँ पर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर ये जो अस्पतालों का ये जो डॉक्टरों की कमी का आंकड़ा है ये आखिर कौन देता है? ये सब डॉक्टर मिल करके उन पूरे आंकड़ों को सरकार तक पहुंचाते हैं, साहब यहाँ पर बहुत कमी है। लेकिन जो है भी वो आखिर क्यों ड्यूटी पर नहीं आते हैं? अगर वो चाहे इनका विभाग स्वास्थ्य विभाग हो या स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग हो या फिर चाहे नगर निगम हो, ये नगर विकास विभाग हो, उन सब जगह पे एक ही स्थिति है कि आंकड़ा भेजा जाता है बहुत कमी है। लेकिन बहुत कमी है, आखिर जितने हैं उनकी कहाँ पे कमी है वो तो कम से कम नजर आने चाहिए। कोरोना का इतना बड़ा मामला चल रहा है, सभी अस्पतालों में, इवन किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप चले जाएं तो एक भी सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा। मैं केवल कानपुर मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूं तो यहाँ पर अगर एक रिपोर्ट मांग ली जाए तो लगभग 70% डॉक्टरों ने यह बहाना बना लिया है कि हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। अब आप बताइए, इतने सारे अस्पतालों, इस अस्पताल में अगर डॉक्टरों का फ्रैक्चर हो जाएगा तो बाकी सब कहाँ गए? सबके सब प्लास्टर चढ़वा करके छुट्टी पर घूम रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई, इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरत है। और जब स्टाफ के कम की बात आती है तो ये भी जो बात सुनील कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जो मौजूदा वक्त में स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो कितना सही तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सही तरह से काम करते तो आज एक पिता से उसकी औलाद जुदा ना होती। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएससी के सामने दम तोड़ते मासूम की तस्वीर हमने आपको दिखाई। पिता कैसे बिलख रहे थे, रो रहे थे, माँ कैसे रो रही थी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और सैयद जरीन और नूतन ठाकुर और सुनील के साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं, जहाँ पे स्टाफ की कमी का जिक्र हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी, क्योंकि इच्छा शक्ति की भी कमी बहुत बड़ी नजर आती है कि अगर सिस्टम को टाइट करना है तो सरकारों को सख्त होने की जरूरत है। अगर कोई अधिकारी नहीं काम कर रहा, आप उस पर एक्शन लीजिए, आप उसे सस्पेंड करिए। कैसे नहीं काम करें? काम करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर आप सत्ता में आए तो काम तो कराना पड़ेगा ना। प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं 3:30 बजे, लेकिन जमीनी हकीकत सुबह बोलेगा में लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें कोई ये नई नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया दिखा रहे हैं। ये खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, पेपरों के माध्यम से भी और सुबह बोलेगा के न्यूज़ के माध्यम से भी हम आपको दिखाते रहते हैं। जहां पे इस तरह से कोई इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, किसी को स्ट्रेचर नहीं मिलती है, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कहीं पे डॉक्टर किसी को छूने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे हम करते हैं, लेकिन ज़मीनें हकीकत उससे अलग है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात सुनील ने कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। सरकारी अस्पतालों के सामने प्राइवेट अस्पताल धड़ाधड़ खड़े हो जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर धड़ाधड़ खुल जाते हैं, ये सब तुरंत हो जाता है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं। जब अधिकारी दौरा करने जाते हैं या डिप्टी सीएम जाते हैं या सीएम अभी परसों बलरामपुर अस्पताल में गए थे, हॉस्पिटल बिल्कुल चकाचक था, सारे अधिकारी आगे पीछे थे, बढ़िया तरीके सबको ट्रीटमेंट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलते हैं और कन्नौज जैसे अस्पतालों में तब्दील हो जाते हैं जहां पर किसी को इलाज नहीं मिलता है। सैयद जरीन, क्या कहेंगी आप? आखिर ये तस्वीर कैसे बदलेगी? सरकारें आती जाती आई गई, वादे किए गए, लेकिन ये सिस्टम है कि बदलने का नाम नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी खामी कहां पे है कि तस्वीर नहीं बदल रही है? क्या सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है या अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है? और अगर नहीं काम करने को तैयार हैं तो इनसे कैसे काम लिया जाएगा? आरिश, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर रहे हैं, देखिए किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार होता है तो वो शायद इतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है। अगर स्वास्थ्य विभाग में एक इतना सा भी कोई भी अगर गलती निकलती है तो वो किसी हमारे देश के किसी एक नागरिक की जान पर बनती है। तो मेरा जो अपना मानना है, मैं ये चाहती हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में का प्राइवेटाइजेशन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, इसको अंडर गवर्नमेंट आना चाहिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मेरे ख्याल से इस देश में होना ही नहीं चाहिए। कोई मेडिकल स्टोर जो है वो प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए जब तक, क्योंकि देखिए बातें होती रहेंगी, डिबेट होती रहेंगी, लोगों की जान जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है, प्राइवेट होना ना होना एक अलग मसला है, लेकिन सरकारी को क्यों न कर सकते हैं? जब तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं तो उनकी व्यवस्थाओं को बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता है? बड़े बड़े बजट तो हम देखते हैं कि कार्रवाई नहीं होती है ना, कार्रवाई सख्त नहीं होती है। और अगर कार्रवाई शुरू भी होती है तो किसको पता कि वो अंजाम तक पहुंच रही, के बीच में ही रोक दी जा रही भ्रष्टाचार की वजह से। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। आज तक स्वास्थ्य विभाग में मैं अगले केवल पिछले 20 सालों का निकलवा लिया जाए तो किसी भी एक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये अगर जरूर हुआ होगा, अगर मुख्यमंत्री स्तर तक शिकायत हुई होगी, या तो वो उनके कोई रिश्तेदार होंगे या फिर उनका कोई सगा संबंधी होगा जिसकी जब शिकायत पहुंची होगी तो उस डॉक्टर को एक दे दिया गया शो कॉज नोटिस कि आप इसका जवाब दीजिए, और डॉक्टर साहब को जवाब देने में 1 महीने का समय लगा। उसके बाद वो जवाब वहां पहुंचा और डॉक्टर साहब आकर के वहीं पर फिर से अपनी कुर्सी पर काबिज हो गए। मैं कानपुर के अकेले एक जिला चिकित्सालय का मामला में बता दूं,
स्वयं स्वास्थ्य मंत्री पूर्व की सरकार में पहुंचे थे कानपुर, और वहां पर उन्होंने उर्सुला अस्पताल का निरीक्षण किया। और उर्सुला अस्पताल का निरीक्षण 2 घंटे तक निरीक्षण के दौरान उनको सबने एक ही बात कही थी, साहब फला डॉक्टर ने हमसे 5-5 हजार रुपए लिए और 20 लोग उस कमरे में भर्ती थे, यानी कि एक दिन में 1 लाख रुपए उस डॉक्टर ने वसूले। मंत्री अहमद हसन ये कहकर के गए इस डॉक्टर के खिलाफ फर्जी, इसने लोगों से भ्रष्टाचार यहां पर किया, इसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाती है। पूरी मीडिया ने पहले पन्ने पर खबर छापी और दूसरे दिन तीसरे दिन बार बार मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यालय से पूछा जाता रहा कि आखिर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। पता चला उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कोई आदेश सीएमओ दफ्तर तक आया ही नहीं निलंबन का। अब जब मंत्री निलंबन की कार्रवाई करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल करके चला जाए और उसके बाद 2 दिन बाद फिर वही काम कर रहा है, तो ऐसे खिलाफ मुझे लगता है पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। ठीक है सुनील, मैं सैयद जरीन आपके पास आऊंगा। सैर फातिमा लखनऊ से एक दर्शक हैं। सैर फातिमा जी अपनी बात को रखें। जी हाँ, मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो चैनल पे आप दिखा रहे हैं तो इतनी भयावह तस्वीर है कि देखकर इंसानियत थरथरा जाती है। लेकिन इसका हल क्या होगा? मैं प्रशासन में इस वक्त सुनील गुप्ता सर बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि इसका हल प्लीज सर इसको आप आगे बढ़ाइएगा और इस बात को यहाँ पे खत्म नहीं करिएगा। आज की डिबेट खत्म हो जाएगी, आप लोगों से राय मांगेंगे, लोग राय देके खामोश हो जाएंगे, लेकिन प्लीज ये मैटर बहुत बड़ा है कि प्रशासन कर क्या रहा है। और चैनल पे प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है कि आयुष्मान योजना चल रही है, बहुत गरीबों की मदद हो रही है और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मदद कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कैसी फोटो हम देख रहे हैं? तो ये आप इसको बात को सुनील गुप्ता जी मैं आपसे कह रही हूँ, आप बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं, तो इसको आप बात को आगे बढ़ाइए, ये खत्म ना हो। आपकी बात, और हम यहाँ पर नूतन जी बैठी हुई हैं, सैयद जरीन भी बैठी हुई हैं, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इन लोगों से भी अपील करेंगे कि इस मामले को आरटीआई के जरिए, तमाम दूसरे संसाधनों के जरिए वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री से मुखातिब हों और उनसे शिकायत करें कि आप जमीन पर आकर के देखिए कि साहब आपके प्रदेश में इन अस्पतालों की हालत है क्या, आखिर मरीज को व्यवस्था वहां पर क्या व्यवस्था मिल रही है, जहां पर कोई भी सीनियर डॉक्टर बिल्कुल लापता है, कहीं भी उसका एक भी नाम का वहां पे अगर शाम को या दोपहर में ये स्थिति तो अब हो चुकी है कि सुबह भी आप पहुंच जाइए अस्पतालों में तो सीनियर डॉक्टर छोड़िए, वहां पर एक भी कोई डॉक्टर इस तरीके का नहीं मिलेगा जो किसी भी मामले में एक स्पेशलाइज्ड हो। हाँ, ये जरूर होगा कि वहां पर उसका रजिस्टर में नाम चढ़ा होगा, साहब कुछ देर पहले ही वहां से निकले होंगे। लेकिन अब बात करना चाहे मेडिकल कॉलेज की या फिर बात करें चाहे जिला चिकित्सालय की या फिर सीएचसी और पीएचसी की, इनकी तो वो दुर्दशा हो चुकी है कि अगर खुद इस स्वास्थ्य विभाग के किसी बड़े नेता को अगर इनकी जरूरत इलाज की जरूरत पड़ जाए तो भगवान, ये आप देख लीजिएगा, ये जो धरती का भगवान है ये उनके सामने भी लापता नजर आएंगे, ये बिल्कुल अदृश्य से होंगे कि भगवान के दर्शन इन नेताओं को भी नहीं हो सकते हैं। तो हम आप लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि जरूर इस मामले में आरटीआई के जरिए इनसे मांगे कि आखिर ये डॉक्टर कहां पे हैं और कितने डॉक्टरों के हाथों में फ्रैक्चर हुआ है अभी तक। ठीक है, हाजी मोहम्मद लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ हैं। हाजी मोहम्मद जी अपनी बात को रखें। हाजी मोहम्मद जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद हाजी मोहम्मद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सैयद जरीन, आपने बहुत एक अहम बात कही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको भी क्यों नहीं इनका प्राइवेटीकरण खत्म कर देना चाहिए, सरकारी में तब्दील कर देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल भी यहाँ पे कुछ है कि जब हम सरकारी अस्पतालों की ही सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, अस्पताल हम बढ़ा देंगे तो वहां पे लोगों को लूटने लग जाएंगे ये डॉक्टर्स, जो हमेशा देखने को मिलता है। मैं मानता हूं कि कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं, कुछ अच्छे अधिकारी हैं जो ईमानदार भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्ट डॉक्टरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और मॉनिटरिंग करने के लिए कोई रोड मैप नहीं। एक चीज कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है गरीबी। एक गरीब की जान जाती है तो कहीं से कोई निलंबन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी एक अमीर व्यक्ति के परिवार की जान जाती है, कोई अधिकारी के स्तर का लेवल का आदमी है, उसकी जान जाएगी तो आप देखिए पूरा सिस्टम को बदल दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ दर्शक जुड़ गए। हाजी मोहम्मद जी, जल्दी से अपनी बात को रखें, मैं आऊंगा आपके पास। हाजी मोहम्मद। हाँ जी, हेलो। अनुरोध ये है पूरी जनता से, आपके थ्रू, के न्यूज के थ्रू, हर किसी को अपने इंसानियत का धर्म पालन करना चाहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, हमारा सभी लोग आपके चैनल के थ्रू
हर किसी को अपने अंदर इंसानियत का धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे हर जनता की, हर किसी की, हर विभाग में मदद हो सके और वो एक्टिव हो। और दूसरी बात ये है कि जो ऐसे केसेस आप लोग दिखाते हैं, एनजीओ और आपका जो चैनल है, दोनों लोग मिलके उसके खिलाफ अगर एफआईआर करके कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा होगा। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद जी। हम जिम्मेदार चैनल हैं और जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये खबरें भी दिखाते हैं और इन खबरों पे लगातार एक्शन भी होता है। फिलहाल सैयद ज़रीन जी अपनी बात को मुकम्मल करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, एक गरीब होना, आप पूरा सिस्टम देख लीजिए, आप न्यूज, आप कोई भी चैनल खोल करके देख लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गरीब होना इस देश में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा गुनाह है इस वक्त। जैसे परसों मुख्यमंत्री जी बलरामपुर हॉस्पिटल गए, चकाचक कर दिया गया, बिल्कुल हर चीज सेट है, जो मरीज बैठे हैं वो जिनसे मिले उन्होंने कहा मेरा बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। उसी का आपने विपरीत आज कन्नौज में देख लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से अगर खिलवाड़ करा जा रहा है, तो आप किसी इंसान के, हमारे देश के नागरिक, किसी इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि देखिए, वो एक पिता जो है, किस तरीके से आपने देखा कि वो अपने एक मासूम बच्चे को वो गले से लगाकर तड़प तड़प के रो रहा है। उसका रोना बिलखना मेरे ख्याल से ना सरकार समझ पा रही है, ना कोई विभाग समझ पा रहा है, ना कोई प्रशासन समझ पा रहा है। अगर समझा होता दर्द हमारे देश के एक मध्यम वर्गीय, एक निचले वर्गीय इंसान का दर्द समझा होता, तो मेरे ख्याल से लगातार ये खबरें टीवी पर फ्लैश ना हो रही होती, कहीं ना कहीं इसका निस्तारण दिया जाता। लेकिन निस्तारण तो दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि लगातार हमको नई नई खबरें जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों को जो स्वास्थ्य, जो कोई नोएडा में कोई अगर गर्भवती महिला जा रही है तो वहां दम तोड़े दे रही है। मतलब हॉस्पिटल जाना तो दूर की बात कि आपको एंट्रेंस ही नहीं मिला, आप एंटर ही नहीं हुए, आपका इलाज शुरू नहीं हुआ, आप हॉस्पिटल के बाहर ही बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर गए। और हम बात कर रहे हैं अपने देश के कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो कहाँ बनने जा रहा है? जब देश में लोग ऐसे स्वास्थ्य सुविधाओं को पाए बिना ही हॉस्पिटल के बाहर ही अगर उनको अपनी मृत्यु को पा जाएंगे, तो कहाँ विश्व गुरु की बात करेंगे कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन रहा है या हम डिजिटल हो रहे हैं? कहाँ इंडिया डिजिटल हो रहा है? ठीक है। संजय सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। संजय सिंह जी अपनी बात को रखें। जिस देश में लाशों को ठेले पे ले जाया जाए, वहां पर हम डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। संजय सिंह जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, संजय सिंह जी बोलिए। ठीक है, पहले तो मैं के न्यूज का बहुत बहुत आभार करता हूं जो हम लोगों को ऐसी खबरें दिखाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ये मुद्दा आप उठा रहे हैं बहुत अच्छा मुद्दा है। हो सकता है जितने भी अधिकारी आप लोगों को ये खबर को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेंगे, है ना। और आप लोग जो चैनल जो के न्यूज है ऐसी खबरें उठाकर जरूर जनता को ऐसी खबरें दिखाता है जिससे जनता जागरूक होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी। फिलहाल सुबह बोलेगा में नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जिसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, आपकी राय उसमें लेते हैं और हम चर्चा उसमें करते हैं। दिल्ली से अमर सिंह एक और दर्शक हमारे साथ हैं। अमर सिंह जी अपनी बात को रखें। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, मैं तीन बार आरक्षण लड़ चुका हूँ और सर ये है कि ये देश के अंदर तोड़ाताड़ी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? ठीक है अमर, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर सिंह का सवाल है देश के अंदर भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तमाम सरकारें आई गई, जांच होती रही, लेकिन ये भ्रष्टाचार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लगता। सुनील क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की जननी है। इसको कहने में कतई कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार शुरुआत होती है और वो भ्रष्टाचार खत्म होने का ना तो नाम ले रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। क्यों? इसके कारण है
कि नीचे से लेकर एक वार्ड, एक सफाई कर्मचारी से लेकर के एक मंत्री स्तर तक के जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव स्तर तक के अधिकारी हैं, वो सब के सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। वो ये स्थिति है कि जिसको महानिदेशक बनाया जाता है, महानिदेशक के खिलाफ जब वो उससे पद से हटाया जाता है, तो वहां से हटने के बाद मेडिकल कॉलेज से जब उसको हटाया गया, उसको प्रमोट किया गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में लगातार जांचें हो रही हैं, तमाम फर्जीवाड़े सामने आ गए, लेकिन साहब को निदेशक पद पे बैठा दिया गया। उनके खिलाफ तमाम शिकायतें आई। ये हुआ कि पूर्व की सरकारों में खूब इन्होंने भ्रष्टाचार किया, पूर्व की सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे उन तक इनकी पहुंच अच्छी थी। इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को इतने ऊंचे पद पर बैठा देना कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है कि इतने आरोपों के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इससे सीधी एक बात समझ में आती है कि स्वास्थ्य विभाग को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वहां से भ्रष्टाचार को जितना किया जा सकता है उतना वहां से भ्रष्टाचार किया जाएगा, क्योंकि वहां पर डॉक्टर को तैनाती से लेकर के एक वहां पे अगर सफाई कर्मचारी की भी तैनाती की जाती है, उसको सीएचसी पीएचसी में ट्रांसफर किया जाता है, उसको किसी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया जाता है। तो हर चीज में भ्रष्टाचार के नाम पर मोटी रकम चलती है, और इस मोटी रकम की वसूली के चक्कर में ही कहीं ना कहीं ये जितने सिस्टम बात बैठे हुए हैं, जिनको कहा जाता है कि धरती के भगवान है, ये सिर्फ इन लोगों के कारण पूरा स्वास्थ्य विभाग एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। इसी के कारण जो आम आदमी है वो उसको मरना ही पड़ेगा वहां पर, अगर सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसको मौत का मुंह देखना ही पड़ेगा। ठीक है, मनोज एक दर्शक हमारे साथ है। मनोज जी अपनी बात को रखें जल्दी से। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा, बेसिक मुद्दा उठाया, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के पास आज की डेट में ऐसे मुद्दों के लिए समय ही नहीं रह गया है कि वो इन सारे मुद्दों पर बात करें। आज की डेट में चैनल्स की जो डेविएशन है, आप देखते होंगे जो विचलन है वो दिखता है साथ साथ। तो सबसे पहले आपने एक जिम्मेदार चैनल के रूप में जो समाज का एक विशेष जो बहुत ही मूलभूत कार्य है, आपने उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया अपने चैनल पे। मैं कहना चाहता हूँ सत्ता हस्तांतरित हो जाती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, लेकिन जो बेसिक समस्याएं हैं वो उनकी वही रह जाती हैं। आज की डेट में जो हमारे सूबे के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या अधिकारी हैं वो बदलने को तैयार नहीं है। इसके पहले चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे आज योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, सरकारें बदल गई, झंडे बदल गए, लेकिन जो लोगों का खुद का अपना अप्रोच है, जो व्यक्तित्व नहीं बदला। आज देखें जो गरीब आदमी है वो तो सड़क से मर रहा है, जो राजनेता है वो अपना इलाज विदेशों में कराते हैं, जो बड़े बड़े धनाढ़ वर्ग के लोग हैं वो बड़े बड़े जो 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल से वहां इलाज कराते हैं। तो जो कॉमन आदमी है, जो आम आदमी है, उसको बेचारे को सड़क पर मरने के लिए जनता के लोगों को जो है नुमाइंदों ने छोड़ दिया। तो उनकी बात नहीं करता है, ना तो उनके जो है कार्यों को, उनके कर्तव्यों को लेकर के जागरूक करता है, ना कभी जो ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाता है। तो आपने एक अच्छा इशू उठाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने एक बेसिक मुद्दा उठाया। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा जो सत्ता में बैठे लोग हैं कि जो जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको कम से कम ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा ऐसे जो कार्य है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात मनोज ने कही, और बहुत अहम बात उन्होंने कही कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो जब बीमार पड़ते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं। ये जो अस्पताल है इनमें उनका इलाज क्यों नहीं होता है? अगर ये तस्वीरें बदल जाती तो यहाँ पर भी वो नजर आते, लेकिन बदलेगी कैसे? जिस सिस्टम की बात सुनील कर रहे हैं। फिलहाल सैयद जरीन दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी बात भी वो रख रहे हैं, क्योंकि ये खबर जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, ये खबर इंसानियत को झंझोरने वाली है। और सवाल भी साफ तौर पर, कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है कि सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद एक सवाल होती हैं, चीख चीख के सवाल पूछ रही होती हैं सिस्टम से, चीख चीख के सवाल पूछ रही होती हैं सरकार से। और सवाल भी मैं फिर एक बार आपके चैनल के को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग समाज की जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जटिलताएं हैं, जो लोग फेस कर रहे हैं, आप उसको अपने चैनल पर उठा रहे हैं निडर होकर के। तो मैं बहुत आप लोग का धन्यवाद करना चाहूंगी, बार बार आपको साधुवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल लोगों ने चैनल्स को अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपने एक पर्टिकुलर वो लोग एक आइटम्स ले लेते हैं, उसकी कोई बार बार डिबेट
टॉपिक बनाते हैं, लेकिन आप जो मूलभूत समस्याएं हैं इंसानों की, हमारे देश के नागरिकों, हमारे प्रदेश के लोगों की जो समस्याएं हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं, उनको आप निडर होकर अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और लोगों की बराबर राय जान रहे हैं। मुझे देख के खुशी हो रही है कि आपके चैनल से लोग जुड़ रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उस समस्या से जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए आज वो इंसान है, कल हम भी हो सकते हैं। देखिए बुरी घड़ी तो देख कर नहीं आती, तो प्रशासन का हिस्सा है। सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये क्या कि अगर मैं मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या मैं अपने जीवन से हार मान जाऊंगी? ये तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो शिक्षा है और जो हमारा खान पान है, ये सब के लिए देश के एक एक नागरिक के लिए बराबर होना चाहिए। जब इसमें जब ऊंच नीच हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं हम अपने देश को मतलब खुद भ्रष्टाचार की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। हम खुद लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं, हम प्रशासन को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको इन मुद्दों को समझना पड़ेगा, इन तकलीफों को लोगों की जानना पड़ेगा। और मैं बार बार आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप जो बेसिक मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नूतन ठाकुर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नूतन ठाकुर जी, आपने भी सैयद जरीन जी को सुना, तमाम दर्शक भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अपना गुस्सा भी वो जाहिर कर रहे हैं सिस्टम को लेकर कि आखिर सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा है, ये स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बदल रही हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको खामी नज़र आती है और कहाँ पे कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि के ये चीज़ें बदलें? देखिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है वो PHCs एंड CHCs में है, क्योंकि वहां पे बुनियादी सुविधा है वो भी उपलब्ध नहीं होती है। और जो डॉक्टर्स भी हैं तो कई रिमोट एरिया में जाते नहीं है, और शायद इस केस में भी वही स्थिति रही है, क्योंकि कई बार गांव में और छोटे कस्बों में रहना डॉक्टर्स पसंद नहीं करते हैं और वो अपनी मजबूरी जताते हैं। तो वहाँ ये इंश्योर करना और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना कि अगर वहां भी कोई गंभीर मरीज आता है तो एटलीस्ट जो इलाज किया जा सकता है तत्काल, उतनी सुविधा वहां उपलब्ध हो। क्योंकि वहां पे जब मरीज जाता भी है तो उनको फिर इस हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ इलाज की उतनी सुविधा नहीं है, वो बस बॉडी इलाज के लिए। तो अगर हम जो बड़े हॉस्पिटल से पे प्रेशर ज्यादा होता है, अगर हम हर जगह जो बुनियादी सुविधा है इलाज की वहां अगर उपलब्ध कराते हैं तो शायद डॉक्टर्स की जो नए डॉक्टर होते हैं उनको भी इस चीज की जरूरत होती है कि जब हमारे पास इक्विपमेंट होंगे तभी हम बेहतर इलाज कर पाएंगे। तो वहां भी जब बुनियादी सुविधा होगी डॉक्टर्स के लिए भी तो शायद वो वहां टिके, और जो गाँव जिनको तत्काल इलाज की जरूरत है सही समय पे इलाज मिल पाए। क्योंकि अभी होता है अगर गंभीर स्थिति है, आप रिमोट एरिया में रहते हैं तो शहर तक लाते लाते मरीज की हालत बिगड़ जाती है। तो ऐसे में जो प्राइमरी सेक्टर्स है हेल्थ के हॉस्पिटल्स या PHC, वहां अगर बेसिक सुविधा देते हैं तो मुझे लगता है कि स्थिति में बदलाव आएगा और डॉक्टर्स, क्योंकि अभी जो है कई बार सरकार ने डॉक्टर्स की उम्र भी बढ़ाई रिटायरमेंट की, इसलिए ये कहते हुए कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। अगर डॉक्टर्स की संख्या को भरने के लिए मेडिकल में सीट बढ़ाने, और चूंकि जितनी आबादी हमारे यहाँ उतने डॉक्टर्स बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि बेहतर स्थिति के लिए जरूरत के हिसाब से डॉक्टर्स भी होंगे, तभी शायद जो आज स्थिति है। नीतू एक दर्शक हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त हैं। नीतू जी अपनी बात को रखें। नीतू जी आपकी आवाज हम तक आ रही? नीतू जी बोलिए। हेलो जी नीतू जी बोलिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है? जी हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से आजकल ज्यादातर चैनल हैं वो बेसिक मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, उस हिसाब से आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सर मेरा मानना ये है कि जब सभी योजनाएं गरीबों के लिए ही बनती हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, एम्बुलेंस योजना, इसकी तारीफ करते लोग थकते नहीं है, तो उन योजनाओं का लाभ गरीबों को ही क्यों नहीं मिलता है? जब उन्हीं के लिए बनाई जाती है तो उन्हीं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी योजनाओं का फायदा ही क्या है और सरकार संज्ञान में क्यों नहीं लेती है ऐसे मामलों को? बहुत बड़ी बात नीतू जी आपने कही, और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह बोलेगा आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम है।
लिहाजा आप लोग जब बार बार कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुनील, क्या कहेंगे आप? देखिए, वाकई में जो लोग जब उनको एक जो मुद्दा लगातार जिससे हर एक आदमी परेशान है, वो चाहे नगर विकास की जो नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं या स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं, इन व्यवस्थाओं से हर व्यक्ति, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर कोई उनसे रोज डेली का डेली रूबरू होता है और रोज उनको इन व्यवस्थाओं से समस्याओं से जूझना पड़ता है। वो होता यह है कि जब इन समस्याओं को हम उठाते हैं तो लोगों को लगता है कि बस यही वो व्यक्ति हैं जो हमारा कुछ भला कर सकते हैं, और तब वो लोग दिल से अपनी आवाज निकालना शुरू करते हैं कि साहब आपने ये जो मुद्दा उठाया है, आप ही बिल्कुल अब लगता है इस समाज को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन समस्याएं वहीं आ जाती हैं कि हमारे भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, हम उन सीमाओं में रहकर ही काम कर सकते हैं। हम अगर कोई व्यक्ति सामने आकर के अपनी समस्या बताता है तो हम उसकी समस्या को उठा सकते हैं और उस समस्या को पूरी तरीके उसके प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री स्तर तक वो पहुंचे और जाकर समस्या का समाधान हो। लेकिन व्यवस्था इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब आम आदमी भी शिकायतों भी नहीं करना चाहता है। वो चूंकि परेशान हो चुका है कि शिकायत करें तो किससे करें। अगर डीएम के पास जाओ तो वो ऊपर कमिश्नर के पास भेज देता है, कमिश्नर के पास जाओ तो डीएम के पास भेज देता है, और फिर डीएम के पास जाओ तो एसडीएम के पास आकर के सब कुछ खत्म हो जाता है उस बाबू के पास। इसलिए थक हार कर आदमी मजबूरी में कहता है साहब अब कुछ ना करो, अपना चुप होकर बैठो। यही कारण है कि लोगों को के न्यूज से उम्मीदें बनी, यही कारण है कि के न्यूज से लोगों को उम्मीदें बनी और आपकी उम्मीदों पर हम हमेशा खरे उतरते रहेंगे। फिलहाल नूतन ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद ज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कन्नौज की तस्वीर, दिल दहला देने वाली तस्वीर, और इसके साथ एक सवाल कि आखिर ये तस्वीरें कब बदलेंगी, सवाल बड़ा है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।